Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the unit number 5, which is electromagnetic waves. बेटा नई यूनिट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल छोटा सा यूनिट है और इसके अंदर से सिर्फ 3 मार्क्स का ही एग्जाम के अंदर काम आता है। तो बहुत छोटा सा यूनिट है और आसानी से हम इसको कर सकते हैं 2 लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are the sinusoidal variation of electric field vector and electric field and magnetic field vector at perpendicular to each other, at right angle लिख लो, right angle to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Electromagnetic waves are the sinusoidal variation of electric field and magnetic field vector at right angle to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एक ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, एक तरह से एक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, उसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह से हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स this is x axis, this is y axis, this is z axis. और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से, इस तरह से बेटा, फिर इस तरह से। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इस तरह से ये वेव ऑसिलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऑसिलेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट बढ़ेगा, फिर और ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर नेगेटिव में। ठीक है, इसी तरह से इधर मैग्नेटिक फील्ड
ऑसिलेट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। और वेव किधर जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एनर्जी है वो किधर जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। प्रोपगेशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव। प्रोपगेशन का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। सन से जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है। लाइट जो आती है सन से, फॉर एग्जांपल में कहते हैं एनर्जी या लाइट comes from sun is a EM wave। और बहुत सारे वेव्स हो गए जैसे एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, और रेडियो वेव्स, ठीक है, विजिबल लाइट, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और दोनों ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो जो वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाय the speed of the velocity of electromagnetic waves, EM waves लिखेंगे in vacuum is given by C is equal to 1 by mu naught epsilon naught। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी निकालने का। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर किस स्पीड से चलती है, सी की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से लाइट चलती है वैक्यूम में उसी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, क्योंकि लाइट भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, ये हमें पता है। म्यू नॉट ये क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पढ़ रखा हमने, इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं और इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। इनकी वैल्यू जो हमें पता है, जब यहाँ इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁻7 होती है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। तो म्यू नॉट कितना होता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू
4 इंटू 10⁻⁻⁷, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर के लिए फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट यहाँ पे लिखनी है, तो b का क्या टेस्ला, यहाँ से एम्पियर नीचे आ जाएगा, तो एम्पियर इनवर्स और मीटर। तो ये तो इसकी यूनिट हो गई म्यू नॉट की, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, अच्छे इनवर्स में इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। जब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब देखो इन मीडियम द वेलोसिटी ऑफ EM waves is given by this is V, और कितना आ जाएगा 1/μ इंटू एप्सिलॉन। ये मीडियम की परमिएबिलिटी होती है, और ये किसकी होती है, ये भी मीडियम की परमिटिविटी होती है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। तो यहाँ पे म्यू नॉट ये तो फ्री स्पेस के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, मीडियम के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से और देखो, मैं इसका नाम मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू 1/√, इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट म्यू आर और ई नॉट ई आर। हमने पढ़ रखा है रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर होता है, म्यू बाई म्यू नॉट, और इसी तरह से रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ई बाई ई नॉट। ठीक है, तो ये म्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से म्यू आर म्यू नॉट, और ई कितना आ जाएगा, ई आर ई नॉट। अब यहां से देखो, यहाँ पे लिखना चाहें तो हम 1/√, म्यू आर ई आर, और ऊपर इसको सी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। भाई 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। क्या बच जाएगा, म्यू आर। इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको देखो, इसको लिख के दिखा रहा हूं। इसको लिख सकते हैं हम 1/√, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई म्यू आर ई आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, तो सी के बराबर हो गया। तो इसकी जगह तो हमने क्या लिख दिया, सी, अंदर क्या बच गया, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये किस में होती है, ये फॉर्मूला होता है किसमें निकालने का, किसे मीडियम में निकालने का। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो प्रेडिक्ट किया था वो मैक्सवेल ने किया था 1885 के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और उनके सोर्स के बारे में बताया था। जितने भी इक्वेशंस जो हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वो मैक्सवेल ने बताई थी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या होता है, यहाँ पे हम सोर्स और लिख लेते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं पे लिख लेते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट की जाती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय या प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM waves are produced by accelerated charge और oscillating charge. चार्ज जब एक्सेलरेट करता है या फिर ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है. ऑसिलेटिंग चार्ज हमने पढ़ा है कि एक कैपेसिटर लगा दें, एक इंडक्टर लगा दें और इसको कुछ चार्ज दे दें, इस कैपेसिटर को कुछ चार्ज दे दें तो ये चार्ज है किस किस के बीच में ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं. क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. या फिर चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो उसमें भी क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सोर्स होता है वो ऑसिलेटिंग चार्ज और एक्सेलरेटेड चार्ज. ठीक है. तो ये सोर्स हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं. अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में प्रेडिक्ट किया था वो मैक्सवेल ने किया था 1885 के अंदर. ठीक है. मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ equations based upon the electric field and magnetic field. तो मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ EM वेव्स. तो चार इक्वेशन थी मैक्सवेल की. फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये चार इक्वेशन कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं तो ये हमें याद होनी चाहिए. क्या था? E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट इक्वेशन ये थी. ठीक है. सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन थी गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म. गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म क्या थी बेटा? B डॉट ds इज इक्वल टू 0. ये थी सेकंड इक्वेशन. और ये क्या एस्टैब्लिश करती है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते. क्या एग्जिस्ट नहीं करते? मोनोपोल्स. कोई भी. तीसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. EMI क्या थी? दिस इज E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d फाइव बाई डी टी माइनस d बाई डी टी और फाइव e को B डॉट ds ऐसा लिख सकते हैं. दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. E डॉट dl E के बराबर होता है बेटा. ये किसके बराबर होता है? E के बराबर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. ये एक ही बात है क्योंकि E किसके बराबर होता है? E होता है E डॉट dl. ठीक है. और यहां से देखो माइनस डी बाई डी टी और फाइव को क्या लिख सकते हैं? B डॉट ds. तो सेम इक्वेशन ये और ये सेम इक्वेशन है. चाहे इसको ऐसे लिख दो E डॉट dl या फिर E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. ठीक है. और लास्ट इक्वेशन जो थी दिस इज एम्पियर सर्कुटल लॉ. नंबर 4 एम्पियर्स सर्कुटल लॉ. ये क्या थी? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई प्लस आई डी। आई क्या है यहाँ पे कंडक्शन करंट और आई डी क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट, वेयर आई इज कंडक्शन करंट और आई डी क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। और आई डी किसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का चैप्टर जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो टॉपिक है वो अब की बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अदरवाइज सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट ही पढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होता है जो ऐसे रीजन्स में होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। ठीक है, तो ये चार इक्वेशंस जो है ये इन्हीं के बेसिस पे मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद 1888 के अंदर हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने इनको लैब के अंदर प्रोड्यूस करके दिखाया और हर्ट्ज ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की थी वो 6 मीटर वेवलेंथ की थी। 6 मीटर वेवलेंथ की उसने लैब के अंदर प्रोड्यूस करके दिखाई और उसको डिटेक्ट करके दिखाया। इसके 7 साल बाद जो इंडियन साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, उन्होंने भी लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके दिखाया जिनकी वेवलेंथ 5 mm से लेकर के 25 mm के आसपास थी। बट देयर एक्सपेरिमेंट कन्फाइंड इन देयर लेबोरेटरी, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो उनकी लैब तक ही रह गया, बाहर एक्सपोज नहीं हो पाए। ठीक है, उसके 4 साल बाद 1899 के अंदर जो मार्कोनी नाम का एक साइंटिस्ट था उसने वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कम्युनिकेट करके दिखाया कि एक जगह पे हम एक सोर्स लगा दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और दूसरी जगह उसका रिसीवर लगा दें तो जो भी हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे बिना किसी वायर के हम क्या कर सकते हैं मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मार्कोनी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने रेडियो का आविष्कार किया था, उसने वायरलेस कम्युनिकेशन करके दिखाया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सबसे पहले प्रेडिक्ट किसने किया मैक्सवेल ने, उसके बाद हर्ट्ज ने इनको प्रोड्यूस करके दिखाया। इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बेटा हर्ट्ज, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज होती है क्योंकि हर्ट्ज ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके दिखाया था 1888 के अंदर सबसे पहले। उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस का नाम भी आता है, बट उनका एक्सपेरिमेंट एक्सपोज नहीं हो पाया, उनका एक्सपोजर नहीं मिल पाया। तो और उसके बाद 1899 के अंदर जो मार्कोनी था उसने वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत की। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हिस्ट्री है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not require any medium for their propagation. EM waves do not require any medium for their propagation. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस में भी चल सकती हैं। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स, ठीक है,
तो मैकेनिकल वेव जो होती है उनको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे पानी के अंदर वेव्स बनती है, एक रस्सी के अंदर वेव बनती है, उनको किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड जो है उसको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर लेती है। ठीक है। दूसरा, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर किस स्पीड, इस स्पीड से ट्रेवल करती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे रिलेट होते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेशियो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E naught and to the amplitude of magnetic field is equal to velocity of light। यानी कि E नॉट बाई बी नॉट, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, E नॉट बाई बी नॉट सी के बराबर होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होते हैं, E बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचर में कैसे होती हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब होता है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वेव चलती है वो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। कैसी वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम their velocity less than c। जब कोई भी मीडियम होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसमें इसकी जो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। तो c से कम होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are produced by oscillating charge और accelerated charge। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टोटल एनर्जी जो होती है in electromagnetic waves is equally divided into electric field and magnetic field। the total energy
of EM waves is equally divided into electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field. तो टोटल जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है? UE, टोटल एनर्जी UE प्लस UV, ठीक है। तो UE कितनी होती है? UE 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एनर्जी होती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी कितनी होती है? 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ठीक है। आधी किस में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। आधी किस में होती है? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एवरेज एनर्जी वो होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। और यहां से हम दिखा सकते हैं दोनों बराबर होती है। UE इज इक्वल टू UV कैसे दिखा सकते हैं? देखो यहाँ पे कोई भी ले लो, इसको लेते हैं, इसको लें, तो यहाँ पे देखो UE कितना है हमारा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब देखो E अपॉन B किसके बराबर होता है? C के बराबर। तो E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? E की जगह मैं लिख सकता हूँ CB। E इज इक्वल टू C इंटू B। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे मैं रखूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो। सो UE कितना हो जाएगा? UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर C स्क्वायर। E की जगह क्या रख दिया? CB रख दिया। अब यहाँ पे देखो C किसके बराबर होता है? C इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। और स्क्वायर करेंगे तो इसका तो स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रखो। U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर C स्क्वायर, सॉरी C स्क्वायर की क्या रख दिया मैंने? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया। UE कितना आ गया? दिस इज 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और ये किसके बराबर होता है? UV के बराबर होता है। तो ये दोनों एनर्जी बराबर होती है, ये और ये एनर्जी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो दोनों के बीच में इक्वली डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम भी होता है, ठीक है। अगर कितना मोमेंटम होता है वो देखो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। यहां पे देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर in EM waves is responsible for optical effect, ठीक है। so it is called light vector। जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, E क्रॉस S इज इक्वल टू द पॉइंटिंग वेक्टर S is equal to
E क्रॉस B बाई म्यू नॉट, इसको पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी E और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी फ्लो कर रही है। तो E के लिए और B के E और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसकी तो पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। यहां देखो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे देते हैं? P इज इक्वल टू U बाई सी। U क्या है? एनर्जी। क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, या हम यहां से लिख सकते हैं U इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक c को नीचे ले आओ, U बाई सी इज इक्वल टू mc, m मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसके बराबर होता है? P। तो मोमेंटम कितना होता है? P इज इक्वल टू U बाई सी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, कितना मोमेंटम कैरी करती है? U इज इक्वल टू P बाई सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी ऑफ EM waves is given by I is equal to energy crossing per unit area per unit time, defined as the energy crossing normally per unit area per unit time through a given point. एनर्जी तो यूनिट क्या हो जाएगी इंटेंसिटी की? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास प्रेशर भी होता है। प्रेशर भाई, जब मोमेंटम होता है, जब जिस भी सरफेस पे गिरती हैं तो ये उसके ऊपर प्रेशर डालती है। ठीक है, तो प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं। प्रेशर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर भी निकाल सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन ए सरफेस, ये भी लिख दो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय is given by pressure change in momentum अपॉन एरिया। चेंज इन मोमेंटम कितना? मोमेंटम कितना था? P बाई सी इंटू डेल टी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अपॉन एरिया। ठीक है, अब यहां से देखो U बाई सी। अब ये पूरा किसके बराबर होता है? U डेल टी अपॉन ए, ये I के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा? दिस इज I बाई सी। तो प्रेशर कितना आ गया? प्रेशर एक्सर्टेड बाय, तो प्रेशर कितना आ गया? प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट।
यहाँ से हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इनके अंदर से भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और बच गया, और एक प्लेन प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन क्या होती है वो बच गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।